अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और आज उसका जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं और कुछ इसकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइसोटॉप्स के कंसेप्ट को समझने के लिए कि ये कैसे डिस्कवर हुए, हम पहले बात करते हैं जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की। 1803 में जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। तो उसका एक पोस्टुलेट ये भी था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है और एटॉमिक मास भी सेम होता है, यानी उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं। लेकिन 1930 में सोडे फ्रेडरिक सोडे साइंटिस्ट का नेम है, इसने ये कहा कि नहीं, जो एलिमेंट के एटम है उनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो सकता है लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये उसको कैसे पता चला, उसने कैसे इसको नोट किया? एक्चुअली जो फ्रेडरिक सोडे है वो रदरफोर्ड के साथ न्यूक्लियर रिएक्टिविटी, जो इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहा था, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था वो। तो उसने एक सीरीज को नोट किया यूरेनियम से लेड तक। यूरेनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और लेड जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 82। अब वो इस सीरीज को जो है स्टडी कर रहा था। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन होती है, यानी एक न्यूक्लियस जो है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। तो वो इस यूरेनियम को इस लेड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था या इसको स्टडी कर रहा था। तो आपको जैसा कि नजर आ रहा है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करें तो यूरेनियम से लेड तक तकरीबन 18 एलिमेंट्स जो है वो बनने चाहिए। 18 एलिमेंट्स जो है दरमियान में फॉर्म होने चाहिए। लेकिन सोडे ने ये नोट किया, फ्रेडरिक सोडे ने ये चीज नोट की कि जब यूरेनियम से हम लेड तक पहुंचते हैं तो 11 की बजाय तकरीबन दरमियान में 40 के करीब जो है वो एलिमेंट बनते हैं, 40 के करीब डिफरेंट एटम्स बनते हैं। तो उसने नोट किया, इनकी प्रॉपर्टीज को नोट किया कि आखिर जो है ये फिनोमिना क्यों हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसने ये देखा कि जो दरमियान में बहुत से एलिमेंट्स बन रहे हैं, बहुत से एटम्स बन रहे हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन जो उनके मैसेज है वो चेंज हो रहे हैं। तो वहीं से उसने फिर ये थ्योरी प्रपोज की। उसने कहा कि एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो यही डेफिनेशन है आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स का मतलब भी यही होता है। आइसोटॉप्स का मतलब होता है सेम पोजीशन। टॉप्स का मतलब पोजीशन होता है, आइसो का मतलब जो होता है वो सेम होता है। इसका आप पीरियोडिक टेबल को अगर देखें तो आपको जो आइसोटॉप्स हैं उनकी एक ही पोजीशन नजर आएगी। मिसाल के तौर पे कार्बन जो है उसके 3 आइसोटॉप्स हैं लेकिन कार्बन आपको पीरियोडिक टेबल पे एक ही जगह पे नजर आएगा। तो उसी बेसिस के ऊपर जो है इनको आइसोटॉप्स कहा जाता है। अब डेफिनेशन क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी उनका जो एटॉमिक नंबर है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं वो सेम होता है लेकिन जो उनका मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। अब आपने ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और जो मास नंबर होता है ये होता है सम ऑफ, वैसे पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 612, कार्बन 613, कार्बन 614। ये 6 लिखना लाजमी नहीं है, ये अगर आप ना भी लिखोगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आइसोटॉप्स की मासेस जो है वो डिफरेंट होती हैं, जो इनके एटॉमिक नंबर हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये जो नीचे वाले टर्म्स हैं ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर है वो है एटॉमिक मासेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों आइसोटॉप्स जो है इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। अब इसमें कौन सा पार्टिकल जो है वो वेरी करता है? जाहिर बात है कोई ना कोई पार्टिकल वेरी करता है तो ये आइसोटॉप्स बनते हैं। अब 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, या प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम कहते हैं जीरो होता है, इस इलेक्ट्रॉन का मास होता ही नहीं है। 2 ही पार्टिकल्स का मास होता है, या न्यूट्रॉन का मास होता है या प्रोटॉन का मास होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक नंबर है
ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसमें भी 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है। अब जो मास नंबर है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर 6 प्रोटॉन है तो इसमें 6 न्यूट्रॉन होंगे, तभी 12 बनेगा। 6 प्रोटॉन है तो इसमें जो न्यूट्रॉन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 7। 6 प्रोटॉन है तो इसमें जो न्यूट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 8। इसका मतलब है कि आइसोटॉप्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो सेम रहती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो चेंज होते हैं। तो न्यूट्रॉन के चेंज होने से जो मास नंबर है उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। तो इनका भी एटॉमिक नंबर, तमाम का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इनके अंदर प्रोटॉन जो है वो 1 होता है। इसके अंदर एक प्रोटॉन ही है, इसके अंदर न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और इसके अंदर एक प्रोटॉन और 2 जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं। ये रेडियो एक्टिव होता है जो ट्रीटियम है। स्पेसिफिक नेम भी है इनके, प्रोटियम कहते हैं 1 1 वाले को, ड्यूटेरियम कहते हैं 1 2 वाले को, और 1 3 वाले को हम कहते हैं ट्रीटियम। ये ग्रीक वर्ड से इनको ड्राइव किया गया है। प्रोटोस इसका मतलब होता है फर्स्ट, ड्यूट्रोज इसका मतलब होता है सेकंड, और ट्राइटोज इसका मतलब होता है थर्ड। तो इस वर्ड से ड्राइव करके इनके जो नाम है रखे गए हैं, तो वही नाम चलते आ रहे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो इस तरह से जो आइसोटॉप्स हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो चेंज होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स के चेंज होने से उनका मास जो है वो भी चेंज होता है। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो दो किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं किसी एलिमेंट की, किसी एटम की, या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब आप जरा सोचिए कि जो आइसोटॉप्स हैं, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किस चीज पे करती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये पहले भी बता चुका हूं। तो आइसोटॉप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तो सेम है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसका मतलब है जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी तमाम आइसोटॉप्स की, इसीलिए पीरियोडिक टेबल पे इनको एक जगह पे रखा जाता है। लेकिन चूंकि मास डिफरेंट है, 12 13 14 इस तरह से 1 2 3, तो इसलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करती हैं आइसोटॉप्स की, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। तो इसके बाद एक दो लाइनें जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ये याद रखने वाली बात है, वो एमसीक्यूज में पूछ लेता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोनो आइसोटॉपिक होते हैं, जिस तरह फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया और गोल्ड हो गया, इनका एक ही आइसोटॉप होता है, तो ये मोनो आइसोटॉपिक है। इस तरह से ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, निकल के 5 होते हैं, कैडमियम के 9 होते हैं, इस तरह कैल्शियम के भी 9 होते हैं, सॉरी कैल्शियम के 6 होते हैं, प्लाडियम के भी 6 होते हैं, और टिन के 11 आइसोटॉप्स। तो ये एमसीक्यूज में पूछ लेता है, ये याद रखने वाली बातें। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव अबंडेंस की। अब रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है? अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का कह लो कि सैंपल है, तो उस सैंपल के अंदर सारे आइसोटॉप्स होंगे उसके। जिस तरह कार्बन है तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 13 भी होगा, कार्बन 14 भी होगा। लेकिन उसमें से जो ज्यादा पाया जाएगा, जो आइसोटोप ज्यादा होगा, हम कहेंगे उसकी अबंडेंस ज्यादा है, वो नेचुरली ज्यादा पाया जाता है। मिसाल के तौर पर कार्बन में अब कार्बन 12 की अबंडेंस सबसे ज्यादा है, 98% है। उसके बाद फिर 13 और 14 की जो अबंडेंस है वो उससे कम है। तो जो आइसोटोप्स हैं किसी सैंपल के अंदर होते तो वो सारे हैं, लेकिन सॉरी, लेकिन वो एक दूसरे के लिहाज से उनकी जो अबंडेंस है वो वेरी करती है। कोई ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, कोई कम मिकदार में पाया जाता है। तो इसी चीज को हम इसकी रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। और लास्ट में एक जनरलाइजेशन है कि कौन से आइसोटॉप्स जो है वो हमें नेचर में ज्यादा मिलते हैं और कौन से आइसोटॉप्स कम मिलते हैं, किसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है और किसकी स्टेबिलिटी या अबंडेंस जो है वो कम होती है। एक्चुअली जो अबंडेंस होती है किसी भी आइसोटॉप्स की, वो रिलेट करती है उसके न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के साथ। ये कहते हैं कि जिसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा, जिस आइसोटॉप्स का, वो ज्यादा अबंडेंट होगा, और जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा वो लेस अबंडेंट होगा। तो जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वो अबंडेंस के ऊपर इफेक्ट करती है। तो ये कुछ जनरलाइजेशन है, कुछ पैटर्न है जो कि नोट किया गया। तो उसको, पैटर्न को नोट करते हुए एक जनरलाइजेशन बनाई गई है कि कौन से आइसोटॉप्स जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं और कौन से आइसोटॉप्स जो है वो कम पाए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, उसके बारे में वो कहते हैं कि उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स नहीं होते नेचर के अंदर। और जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है
उनके दो से ज़्यादा आइसोटॉप्स जो हैं वो पाए जाते हैं नेचर के अंदर, स्टेबल आइसोटॉप्स। इस तरह से एक और जनरलाइजेशन है, वो कहते हैं कि ऐसे आइसोटॉप्स जिनका मास नंबर 4 का मल्टीपल हो, जिस तरह ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, कैल्शियम 40, आयरन 56, इस तरह से कार्बन 12 भी इसके अंदर आता है, वो भी 4 का मल्टीपल है। तो ऐसे आइसोटॉप्स जिनका मास 4 का मल्टीपल हो, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। एक जनरलाइजेशन बनाई गई है कि कौन सा आइसोटॉप है वो ज़्यादा अबंडेंट है और कौन सा जो आइसोटॉप है वो लेस अबंडेंट है। ये मैंने आपको बताया कि ये रिलेट करता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के साथ। तो यही कुछ बातें थी आइसोटॉप्स के बारे में कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, डिस्कवरी इनकी कैसे हुई, कौन से आइसोटॉप्स स्टेबल होते हैं, कौन से नहीं होते, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनमें क्या फ़र्क होता है, और आइसोटॉप्स में जो पार्टिकल है वो कौन सा पार्टिकल वेरी करता है। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।